नमस्कार। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन। अमेरिकी किसी भी लेखन को उत्सुकता से लेते हैं जो हमें जीवन में सफलता का रहस्य बताने के लिए कहते हैं। फिर भी कितनी बार हम सामान्य बयानों या प्राप्तियों के अलावा कुछ नहीं पाकर निराश हो जाते हैं, जिन्हें हम दिल से जानते हैं लेकिन कभी पालन नहीं करते हैं। हमारे प्रसिद्ध और सफल पुरुषों की अधिकांश जीवन कहानियाँ प्रेरित करने में विफल रहती हैं, क्योंकि उनमें मानवीय तत्व की कमी होती है, जो रिकॉर्ड को वास्तविकता बनाता है और कहानी को हमारी समझ में लाता है। जब हम दूर दूर तक कुछ अलादीन के चिराग को प्रतिष्ठित भाग्य देने के लिए खोज रहे हैं, तो हमारे हाथ में तैयार है अगर हम केवल पहुंचेंगे और इसे ले लेंगे, जैसे कि मिल्टन के कॉम्स में आकर्षण। अज्ञात और आदरणीय की तरह असुस्त हंस अपने दबदबे वाले शून्य से प्रतिदिन उस पर बाधा बोलता है। हमारे अपने इतिहास में और शायद किसी भी इतिहास में सबसे बुद्धिमान और सबसे उपयोगी जीवन में से एक की दिलचस्प, मानवीय और स्पष्ट रूप से बताई गई कहानी। फ्रैंकलिन की आत्मकथा में सफलता के लिए इतने तैयार सूत्र नहीं दिया गया है जितना कि असाधारण दिमाग और गुणवत्ता वाले एक वास्तविक मांस और रक्त पुरुष के साथ, जिसका दैनिक चलना और बातचीत हमें अपनी कठिनाइयों को पूरा करने में मदद करेगी, जितना कि एक बुद्धिमान और मजबूत दोस्त का उदाहरण। जबकि हम कहानी से मोहित होते हैं, हम मानवीय अनुभव को अवशोषित करते हैं, जिसके माध्यम से एक मजबूत और सहायक चरित्र का निर्माण होता है। वह चीज़ जो फ्रैंकलिन की आत्मकथा बनाती है, एक महान और सफल व्यक्ति की हर दूसरी जीवन कहानी से अलग खाते का यह मानवीय पहलू है। फ्रैंकलिन ने अपने जीवन की कहानी बताई, जैसा कि वे स्वयं कहते हैं, अपनी भावी पीढ़ी के लाभ के लिए। यह अस्पष्टता और गरीबी से श्रेष्ठता और धन के अपने स्वयं के उदय के संबंध से उनकी मदद करना चाहता था। वह अपनी सार्वजनिक सेवाओं के महत्व और उनकी मान्यता से बेखबर नहीं है। फिर भी इन उपलब्धियों के उनके खाते केवल कहानी के एक भाग के रूप में दिए गए हैं और प्रदर्शित किया गया घमंड आकस्मिक है और पाठ की ईमानदारी को ध्यान में रखते हुए है। फ्रैंकलिन की पद्धति और अभ्यास में असंभव में से कुछ भी नहीं है, जैसा कि वह उन्हें सामने रखता है। आकर्षक कहानी पढ़ने वाला युवा यह जानकर चकित रह जाता है कि फ्रैंकलिन अपने शुरुआती वर्षों में किसी रोज़मर्रा के जुनून और कठिनाइयों से जूझता रहा, जिसका वह खुद अनुभव करता है। अन्य कारण है कि आत्मकथा को अमेरिकी युवाओं का घनिष्ठ मित्र क्यों होना चाहिए। यहाँ वे सबसे प्रमुख अमेरिकियों में से एक के साथ, अपनी उम्र के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन का जीवन मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता हासिल करने और इसे एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में निभाई गई भूमिका के कारण प्रत्येक अमेरिकी के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रैंकलिन ने वाशिंगटन के साथ क्रांति के समान और नए राष्ट्र के जन्म की ओर ले जाने वाली घटनाओं को साझा किया है। जबकि वाशिंगटन उपनिवेशों में संघर्ष की जीवंत भावना थी, फ्रैंकलिन विदेशों में इसके योग्य चैंपियन थे। फ्रैंकलिन के ठोस तर्क और तीखे व्यंग के लिए हम इंग्लैंड और फ्रांस में अमेरिकी मामलों की स्पष्ट और जबरन प्रस्तुति के लिए आभारी हैं, जबकि उनके व्यक्तित्व और कूटनीति के साथ साथ उनकी सरल कलम के लिए हम विदेशी गठबंधन और धन के लिए ऋणी हैं, जिसके बिना वाशिंगटन का काम विफल हो गया होगा। उनका धैर्य, धैर्य और व्यवहारिक ज्ञान अपने देश के लिए आत्म बलिदान समर्पण के साथ वाशिंगटन द्वारा प्रदर्शित समान गुणों की तुलना में शायद ही कम ध्यान देने योग्य है। वास्तव में फ्रैंकलिन एक सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में काफ़ी हद तक वाशिंगटन की तरह थे, विशेष रूप से उनकी सार्वजनिक सेवा की पूरी उदासीनता में। फ्रैंकलिन हमारे लिए इसलिए भी दिलचस्प हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन और शिक्षाओं से अपने देशवासियों की भौतिक समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी अन्य अमेरिकी की तुलना में अधिक किया है। ऐसा कहा जाता है कि उनके व्यापक और ईमानदारी से पढ़े गए सिद्धांतों ने फिलाडेल्फिया और पेंसिल्वेनिया और धनी बना दिया, जबकि कई भाषाओं और अनुवादित पुअर चर्ड की गूढ़
बातों का विश्वव्यापी प्रभाव पड़ा है। फ्रैंकलिन हमारी अमेरिकी मर्दानगी का एक अच्छा प्रकार है। हालांकि सबसे धनी या सबसे शक्तिशाली नहीं, वह निस्संदेह अपनी प्रतिभा और उपलब्धियों की बहुमुखी प्रतिभा में हमारे स्वनिर्मित पुरुषों में सबसे महान है। उद्योग, अर्थव्यवस्था और आत्म सुधार में दृढ़ता, उत्कृष्टता के लिए एक लंबे चांडलर की दुकान में विनम्र लड़कपन से उनकी स्थिति की आत्मकथा में सरल लेकिन ग्राफिक कहानी हमारे स्वयं के सभी उल्लेखनीय इतिहासों में सबसे उल्लेखनीय है, पुरुषों को बनाया है। यह अपने आप में फ्रैंकलिन के सिद्धांतों का पालन करते हुए अतुलनीय अवसरों के देश में प्राप्त होने वाले संभावित परिणामों का एक अद्भुत उदाहरण है। हालांकि फ्रैंकलिन की प्रसिद्धि उनके अपने देश तक ही सीमित नहीं थी, यद्यपि वह एक सदी के वैज्ञानिक और राजनीतिक विचार और गतिविधि के तेजी से विकास के लिए उल्लेखनीय थे। फिर भी एक सदी पहले एडिनबर्ग रिव्यू और प्रसिद्ध संपादक लॉर्ड जेफरी की तुलना में एक उत्सुक न्यायाधीश और आलोचक ने कहा था कि एक दृष्टिकोण में फ्रैंकलिन के नाम को 18वीं शताब्दी को चित्रित करने वाले किसी भी अन्य की तुलना में ऊंचा माना जाना चाहिए। एक राजनेता के रूप में प्रतिष्ठित, वह एक दार्शनिक के रूप में समान रूप से महान थे। इस प्रकार इन दोनों गतिविधियों में उत्कृष्टता की एक दुर्लभ डिग्री को एकजुट करने के लिए, उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए इनमें से किसी में भी सर्वोच्च प्रशंसा मानी जाती है। फ्रैंकलिन को वास्तव में अनेक पक्षीय कहा गया है। वह विज्ञान और सार्वजनिक सेवा, कूटनीति और साहित्य में प्रतिष्ठित थे। वह अपने समय के एडिशन थे, जिन्होंने अपनी वैज्ञानिक खोजों को अपने साथी पुरुषों के लाभ के लिए बदल दिया। उन्होंने बिजली और बिजली की पहचान को महसूस किया और बिजली की छड़ की स्थापना की। उन्होंने फ्रैंकलिन स्टोव का आविष्कार किया, जो अभी भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, और इसे पेटेंट कराने से इनकार कर दिया। वह व्यापार और व्यावहारिक मामलों में कुशल चतुराई रखता था। कार्लाइल ने उन्हें सभी यांकीज का पिता कहा। उन्होंने एक फायर कंपनी की स्थापना की, एक अस्पताल की स्थापना में सहायता की और सड़कों की सफाई और प्रकाश व्यवस्था में सुधार किया। उन्होंने पत्रकारिता विकसित की, अमेरिकन फिलासफिकल सोसाइटी, फिलाडेल्फिया में सार्वजनिक पुस्तकालय और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने उपनिवेशों के लिए एक डाक प्रणाली का आयोजित किया, जो वर्तमान यूनाइटेड स्टेट पोस्ट ऑफिस का आधार था। प्रसिद्ध इतिहासकार वैनक्राफ्ट ने उन्हें अपनी सदी का सबसे महान राजनयिक कहा है। उन्होंने उपनिवेशों के लिए संघ की अल्बानी योजना को सिद्ध किया। वह एकमात्र राजनेता हैं जिन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा, फ्रांस के साथ गठबंधन की संधि, इंग्लैंड के साथ शांति की संधि और संविधान पर हस्ताक्षर किए। एक लेखक के रूप में उन्होंने अपने में निर्णय किया। आत्मकथा और गरीब रिचर्ड के पांचांग में दो रचनाएं जो समान लेखन से आगे नहीं बढ़ती थी। उन्होंने ऑक्सफोर्ड और सेंट एंड्रयूज से हार्वर्ड और येल से मानद उपाधि प्राप्त की और उन्हें रॉयल सोसाइटी का एक साथी बनाया गया, जिसने उन्हें प्राकृतिक ज्ञान में सुधार के लिए कोपलेन स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। वह फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस के 8 विदेशी सहयोगियों में से एक थे। आत्मकथा का सावधानीपूर्वक अध्ययन जिस शैली में लिखा गया है, उसके कारण भी मूल्यवान है। यदि रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन यह मानने में सही हैं कि उनकी उल्लेखनीय शैली नकल द्वारा हासिल की गई थी, तो जो युवा अपने विचारों को स्पष्ट रूप से, जबरदस्ती और दिलचस्प रूप से व्यक्त करने की शक्ति प्रदान करते हैं, वे फ्रैंकलिन की पद्धति का अध्ययन करने से बेहतर नहीं कर सकते। वैज्ञानिक दुनिया में फ्रैंकलिन की प्रसिद्धि उनकी खोजों को प्रस्तुत करने के उनके विनम्र, सरल और ईमानदार तरीके और उस शैली की सटीकता और स्पष्टता के कारण थी, जिसमें उन्होंने अपने प्रयोगों का वर्णन किया था, जिसके परिणाम वे घोषित करने में सक्षम थे। सर हम्फ्री डेवी
प्रसिद्ध अंग्रेजी रसायनज्ञ, जो स्वयं उस उत्कृष्ट साहित्यिक आलोचक और साथ ही एक महान वैज्ञानिक थे, ने कहा, एक विलक्षण प्रसन्नता ने फ्रैंकलिन के सभी शोधों को निर्देशित किया और बहुत छोटे माध्यमों से उन्होंने बहुत भव्य सत्य स्थापित किए। साहित्य में फ्रैंकलिन का स्थान निर्धारित करना कठिन है, क्योंकि वह प्राथमिक रूप से एक साहित्यिक व्यक्ति नहीं थे। अपने लेखन में उनका उद्देश्य अपने जीवन के काम के रूप में अपने साथी पुरुषों के लिए सहायक होना था। उनके लिए लेखन कभी भी अपने आप में साध्य नहीं था, बल्कि हमेशा साध्य का साधन था। फिर भी एक वैज्ञानिक, एक राजनेता और एक राजनयिक के साथ-साथ सामाजिक रूप से उनकी सफलता एक लेखक के रूप में उनकी क्षमता के कारण कम नहीं थी। उनके पत्रों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया और उनके पत्राचार और उसकी उत्सुकता से मांग की। उनके राजनीतिक तर्क, उनकी पार्टी की खुशी और उनके विरोधियों के डर थे। उनकी वैज्ञानिक खोजों को एक बार में इतनी सरल और इतनी स्पष्ट भाषा में समझाया गया था कि हर लड़का उत्तम और उसके विचार या उसके प्रयोग को उसके निष्कर्ष तक ले जाए। जहाँ तक अमेरिकी साहित्य का संबंध है, फ्रैंकलिन का कोई समकालीन नहीं है। आत्मकथा से पहले इस देश में केवल उस महत्वपूर्ण साहित्य कृति का निर्माण किया गया था, कॉटन मैथन मैग्नालिया, न्यू इंग्लैंड का एक चर्च इतिहास, एक कठिन और कठोर शैली में। फ्रैंकलिन यूरोप में व्यापक और स्थायी प्रतिष्ठा हासिल करने वाले अमेरिकी लेखक थे। द ऑटोबायोग्राफी, पुअर रिचर्ड, फादर इब्राहिम की स्पीच या द वे टू वेल्थ, साथ ही साथ कुछ बेंगाटेल्थ, किसी भी अमेरिकी लेखन के रूप में विदेशों में व्यापक रूप से जाने जाते थे। फ्रैंकलिन को पहले अमेरिकी हास्यकार के रूप में भी वर्गीकृत किया जाना चाहिए। 18वीं शताब्दी के अंग्रेजी साहित्य में गद्य के विकास की विशेषता थी। द टैटलर एंड द स्पेक्टेटर ऑफ एडिशन एंड स्टील में सदी की शुरुआत में आवधिक साहित्य अपनी पूर्णता तक पहुंच गया था। पैम्फलेटियन पूरे काल में फले फूले। बनियन और डेफो के गृहस्थ गद्य ने धीरे धीरे सैमुअल जॉनसन की अधिकता सुरुचिपूर्ण और कृत्रिमा भाषा में जगह दी, जिन्होंने 1745 से गद्य लेखन के लिए मानक निर्धारित किया। इस सदी में फील्डिंग के टॉप जोन्स, रिचर्डसन के क्लेरिसा हार्ले, स्टर्न के त्रिमांस शैंडी और गोल्डस्मिथ के विकर ऑफ वेबफील्ड में आधुनिक उपन्यास की शुरुआत की। गिबन ने द डिक्लाइन एंड फॉल फॉर द रोमन एम्पायर लिखा, ह्यूम हिज हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड और एडम स्मिथ द वेल्थ ऑफ नेशंस। अपनी शैली की सादगी और जोश में फ्रैंकलिन लेखकों के पहले के समूह के लगभग मिलते जुलते हैं। अपने पहले निबंध में वे एडिशन की नकल करने वाले नहीं थे। अपने कई दुष्टांतों, नैतिक रूपक और क्षमा याचनाओं में उन्होंने बनियान के प्रभाव को दिखाया है। लेकिन फ्रैंकलिन मूल रूप से एक पत्रकार थे। अपनी तेज संक्षिप्त शैली में वह सबसे ज़्यादा डिफो की तरह हैं, जो पहले महान अंग्रेजी पत्रकार और अखबार की कथा के मास्टर थे। दोनों ही लेखकों की शैली घरेलू, सशक्त अभिव्यक्ति, व्यंग्य, चुटीली प्रतिवाद द्वारा चिन्हित है। यहाँ तुलना समाप्त होनी चाहिए। डिफो और उनके समकालीन लेखक थे। उनका व्यवसाय लेखन था और उनकी सफलता उनके द्वारा प्रदर्शित कल्पनाशील या रचनात्मक शक्ति पर टिकी हुई है। लेखकत्व के लिए फ्रैंकलिन ने कोई दावा नहीं किया। उन्होंने कल्पना का कोई काम नहीं लिखा। उन्होंने केवल संयोग से ही कई मायनों में एक ऐसी शैली विकसित की जो उनके अंग्रेजी समकालीनों की तरह उल्लेखनीय थी। उन्होंने अस्तित्व में सबसे अच्छी आत्मकथा लिखी, जो कि सबसे व्यापक रूप से ज्ञात संग्रहों में से एक है और राजनीतिक और सामाजिक व्यंग्य की एक नायाब श्रृंखला है। क्योंकि वह शक्ति और उपयोगिता के असामान्य दायरे वाले व्यक्ति थे, जो अपने साथी पुरुषों को बताना
जानना या जानते थे, उस शक्ति का रहस्य और वह उपयोगिता। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन। आत्मकथा की कहानी। फ्रैंकलिन की आत्मकथा कैसे लिखी गई और मूल पांडुलिपि के कारनामों का विवरण अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। आत्मकथा फ्रैंकलिन के सबसे लंबे समय तक काम है और अभी तक यह केवल एक टुकड़ा है। उनके बेटे विलियम फ्रैंकलिन को एक पत्र के रूप में लिखा गया पहला भाग प्रकाशन के लिए अभिप्रेत नहीं था और रचना अधिक अनौपचारिक है और कथा दूसरे भाग की तुलना में 1730 से अधिक व्यक्तिगत है, जिसे प्रकाशन की दृष्टि से लिखा गया था और पूरी पांडुलिपि संशोधन के बहुत कम सबूत दिखाती है। वास्तव में अभिव्यक्ति इतनी घरेलू और स्वाभाविक है कि उनके पोते विलियम टेम्पल फ्रैंकलिन ने काम के संपादक में कुछ वाक्यांशों को बदल दिया क्योंकि उन्होंने उन्हें सुरुचिपूर्ण और अश्लील माना। फ्रैंकलिन ने अपने जीवन की कहानी 1771 में दक्षिणी इंग्लैंड के हैम्पशायर के ट्वाइफोर्ड में अपने दोस्त बिशप शिल्पी से मिलने के दौरान शुरू की। उन्होंने 1731 में पूरी की गई पांडुलिपि को अपने साथ ले लिया जब वे 1775 में फिलाडेल्फिया लौटे। अगले वर्ष जब वे फ्रांस गए तो अपने अन्य कागजात के साथ वहां छोड़ दिया गया और क्रांति के लिए भ्रम की घटना के दौरान गायब हो गया। बारीकी से लिखी गई पांडुलिपि के 23 पृष्ठ एक पुराने मित्र एबल जेम्स के हाथों में पड़ गए, जिन्होंने पेरिस के पास पैसी में फ्रैंकलिन को एक प्रति भेजकर कहानी को पूरा करने का आग्रह किया। फ्रैंकलिन ने 1784 में पैसी में काम शुरू किया और कुछ महीनों के लिए कथा को आगे बढ़ाया। उन्होंने युवा पाठक को लाभ पहुंचाने के लिए अपने लेखन के नए उद्देश्य को पूरा किया। उनका काम जल्द ही बाधित हो गया और 1788 तक शुरू नहीं हुआ। फिर वे फिलाडेल्फिया में घर पर थे। वह अब बूढ़ा हो गया था, दुर्बल और पीड़ित और अभी भी सार्वजनिक सेवा में लगे हुए थे। इन निराशाजनक परिस्थितियों में काम धीरे धीरे आगे बढ़ा। जब कहानी 1757 तक पहुंची तो अंततः यह बंद हो गया। पांडुलिपि की प्रतियां इंग्लैंड और फ्रांस में फ्रैंकलिन के दोस्तों को भेजी गई। अन्य लोगों के बीच पेरिस में महाशय ले विलार्ड को भेजी गई। आत्मकथा का पहला संस्करण 1791 में पेरिस में फ्रेंच में प्रकाशित हुआ था। इसका अनाड़ी और लापरवाही से अनुवाद किया गया था और यह अपूर्ण और अधूरा था। अनुवादक को पांडुलिपि कहाँ से मिली यह ज्ञात नहीं है। ले विलार्ड ने प्रकाशन के बारे में किसी भी जानकारी का खंडन किया। इस दोषपूर्ण फ्रांसीसी संस्करण से कई अन्य मुद्रित किए गए, कुछ जर्मनी में, 2 इंग्लैंड में और दूसरा फ्रांस में। काम की मांग इतनी अधिक थी। इस बीच आत्मकथा की मूल पांडुलिपि एक विविध और साहसिक कैरियर पर शुरू हुई थी। इसे फ्रैंकलिन ने अपने अन्य कार्यों के साथ अपने पोते विलियम टेम्पल फ्रैंकलिन को छोड़ दिया था, जिसे फ्रैंकलिन ने अपने साहित्यिक निष्ठापादक के रूप में नामित किया था। जब 1817 में टेम्पल फ्रैंकलिन अपने दादा की कृतियों को प्रकाशित करते हुए आए तो उन्होंने आत्मकथा की मूल पांडुलिपि भेजी। ले विलार्ड की बेटी को उसके पिता की प्रति में बदले में शायद यह सोचकर के स्पष्ट प्रतिलेख बेहतर प्रिंटर की प्रति बना देगा। इस प्रकार मूल पांडुलिपि को ले विलार्ड परिवार और कनेक्शन के लिए अपना रास्ता मिल गया, जहां यह 1867 में फ्रांस के संयुक्त राज्य मंत्री श्री जॉन बिगेलो को बेचे जाने तक बना रहा। उसके द्वारा इसे बाद में न्यूयॉर्क में मी ई डिवाइड चर्च को बेच दिया गया और मिस्टर चर्च के बाकी पुस्तकालय के साथ मिस्टर हेनरी ई हंटिंगटन के कब्जे में चला गया। फ्रैंकलिन की आत्मकथा की मूल पांडुलिपि अब मिस्टर हंटिंगटन के 5th एवेन्यू और 57th स्ट्रीट न्यूयॉर्क शहर में निवास की तिजोरी में है। जब मिस्टर विगोलो अपनी खरीद की जांच करने आए तो उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि लोग वर्षों से बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रामाणिक जीवन के रूप में जो पढ़ रहे थे वह वास्तविक आत्मकथा का केवल एक विकृत और अधूरा संस्करण था। टेम्पल फ्रैंकलिन ने मूल के साथ अनुचित स्वतंत्रता ली थी। श्री विगेलो कहते हैं
कि उन्होंने पाठ में 1200 में से अधिक परिवर्तन किए। इसलिए 1868 में मिस्टर बिगेलो ने फ्रैंकलिन की आत्मकथा का मानक संस्करण प्रकाशित किया। इसने पिछले संस्करणों में त्रुटियों को ठीक किया और फ्रैंकलिन के जीवन के अंतिम वर्ष के दौरान लिखी गई पांडुलिपि के अंतिम कुछ पन्नों को शामिल करने वाला पहला अंग्रेजी संस्करण था, जिसमें चौथा भाग शामिल था। मिस्टर बिगेलो ने आत्मकथा का पुनर्प्रकाशन किया। आत्मकथा संयुक्त राज्य अमेरिका में कई बार पुनर्मुद्रित किया गया और यूरोप के सभी भाषाओं में अनुवाद किया गया। इसने अपनी लोकप्रियता कभी नहीं खोई है और अभी भी परिसंचारी पुस्तकालय में निरंतर मांग में है। इस लोकप्रियता का कारण तलाशना दूर नहीं है। इस काम के लिए फ्रैंकलिन ने उल्लेखनीय तरीके से एक उल्लेखनीय जीवन की कहानी सुनाई। उन्होंने कठिन सामान्य ज्ञान और जीवन जीने की कला का व्यवहारिक ज्ञान प्रदर्शित किया। उन्होंने अपनी सामग्री का चयन और व्यवस्था की। शायद अनजाने में सर्वोत्तम प्रभावों के लिए पत्रकार की अचूक प्रवृत्ति के साथ उनकी सीधी, स्पष्ट, जोरदार अंग्रेजी के कारण उनकी सफलता थोड़ी नहीं है। उन्होंने छोटे वाक्यों में शब्दों, घरेलू भावों, उपयुक्त दृष्टांतों और नुकीले संकेतों का इस्तेमाल किया। फ्रैंकलिन का जीवन सबसे दिलचस्प, विविध और असामान्य था। वह अपने समय के सबसे महान वार्ताकारों में से एक थे। उनकी पुस्तक उस असामान्य जीवन का रिकॉर्ड है जिसे फ्रैंकलिन की अपनी अनूठी संवादी शैली में बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि सैमुअल जॉनसन की बोसवेल की प्रसिद्ध जीवनी के सबसे अच्छे हिस्से वे हिस्से हैं जहां बोसवेल जॉनसन को अपनी कहानी बताने की अनुमति देते हैं। मैं एक आत्मकथा एक कम नहीं उल्लेखनीय आदमी और सैमुअल जॉनसन से बोल लेती भर अपने की कहानी कह रहा है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन, अध्याय 1। मुझे अपने पूर्वजों का कोई छोटा सा किस्सा प्राप्त करने में कभी आनंद आया है। जब आप मेरे साथ इंग्लैंड में थे, तब मेरे संबंधों के अवशेषों के बारे में मैंने जो की पूछताछ की थी और उस उद्देश्य के लिए मैंने जो यात्रा की थी, वह आपको याद होगी। यह कल्पना करते हुए कि आप मेरे जीवन की परिस्थितियों को जानने के लिए समान रूप से सहमत हो सकते हैं, जिनमें से कई से आप अभी तक अनजान हैं, और मेरे वर्तमान देश सेवानिवृत्ति में 1 सप्ताह के निर्बाध अवकाश के आनंद की उम्मीद करते हुए मैं उन्हें आपके लिए लिखने के लिए बैठता हूँ, जिसके लिए मेरे पास कुछ अन्य प्रलोभनों के अलावा हैं। जिस गरीबी और अस्पष्टता में मैं पैदा हुआ था और दुनिया में असंपन्नता की स्थिति और कुछ हद तक प्रतिष्ठा से उभरने के बाद और जीवन के माध्यम से काफ़ी हद तक आनंद के साथ प्रेरक साधनों का मैंने उपयोग किया है, जो भगवान के आशीर्वाद से इतनी अच्छी तरह से सफल हुआ। उस आनंद ने, जब मैंने इस पर विचार किया, मुझे कभी कभी यह कहने के लिए प्रेरित किया कि अगर यह मेरी पसंद के लिए पेश किया गया था तो मुझे शुरू से ही उसी जीवन की पुनरावृत्ति पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। केवल दूसरे संस्करण में लेखकों के फायदे पूछ रहे हैं, पहले के कुछ दोषों को ठीक करने के लिए। इसलिए मैं दोषों को सुधारने के अलावा कुछ भयावह दुर्घटनाओं और इसकी घटनाओं को दूसरों के लिए और अधिक अनुकूल बना सकता हूँ। लेखक हालांकि इसे अस्वीकार कर दिया गया था, फिर भी मुझे इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की पुनरावृत्ति की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए किसी के जीवन को फिर से जीने की तरह अगली सोच या अगली चीज़ उस जीवन की याद है, और उस याद को लिखित रूप में लिखकर यथासंभव टिकाऊ बनाना है। इसके द्वारा मैं भी बूढ़ों में इतनी स्वाभाविक प्रवृत्ति में शामिल करूँगा कि मैं अपनी और अपने समय के पिछले कार्यों के बारे में बात करूँ, और मैं इसे दूसरों के लिए बिना थके हुए करूँगा, जो उम्र के लिए संबंध में मुझे सुनने के लिए खुद को बाध्य कर सकते हैं, क्योंकि इसे पढ़ा जा सकता है या नहीं, जैसा कि कोई भी चाहता है। और अंत में मैं इसे स्वीकार भी कर सकता हूँ,
क्योंकि मेरे इनकार पर किसी का भी विश्वास नहीं होगा। शायद मैं अपने स्वयं के घमंड से संतुष्ट करूँगा। वास्तव में मैंने शायद ही कभी परिचयात्मक शब्दों को सुना या देखा हो। व्यर्थ के बिना मैं कह सकता हूँ यदि, लेकिन कुछ व्यर्थ बात करना पीछा करती है। अधिकांश लोग दूसरों में घमंड को नापसंद करते हैं, चाहे उनका खुद का कुछ भी हिस्सा हो, लेकिन मैं इसे हर जगह देता हूँ। जहाँ भी मैं इसके साथ मिलता हूँ यह आश्वस्त किया जाता है, और यह अक्सर मालिक के लिए अच्छा होता है और दूसरों के लिए जो उसके कार्यक्षेत्र में होते हैं, और इसलिए कई मामलों में यह पूरी तरह से बेतुका नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति जीवन के अन्य सुख सुविधाओं के बीच अपने घमंड के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है। गिबन और ह्यूम, महान ब्रिटिश इतिहासकार जो फ्रैंकलिन के समकालीन थे, अपनी आत्मकथाओं में सिर्फ आत्म प्रशंसा के औचित्य के बारे में यही भावना व्यक्त करते हैं। और अब मैं भगवान को धन्यवाद देने की बात करता हूँ। मैं पूरी विनम्रता के साथ यह स्वीकार करना चाहता हूँ कि मैं अपने पिछले जीवन की उल्लिखित खुशी का श्रेय उनकी दयालुता को देता हूँ, जो मुझे उन साधनों की ओर ले जाता है जिनका मैंने उपयोग किया और उन्हें सफलता दी। इस बारे में मेरा विश्वास मुझे आशा करने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि मुझे यह नहीं मानना चाहिए कि उस खुशी को जारी रखने में या मुझे एक घातक विपरीत सहन करने के लिए सक्षम होने के लिए वही भलाई अभी भी मेरे प्रति प्रयोग की जाएगी जिसे मैं अनुभव कर सकता हूँ, जैसा कि दूसरों ने किया है। मेरे भविष्य के भाग्य का रंग केवल उसी को ज्ञात है जिसकी शक्ति में हमें हमारे कष्टों को भी आशीर्वाद देना है। मेरे एक चाचा, जिनकी पारिवारिक उपाख्यानों को इकट्ठा करने में उसी तरह की जिज्ञासा थी, ने एक बार मेरे हाथों में जो नोट रखे, उन्होंने मुझे हमारे पूर्वजों से संबंधित कई विवरण दिए। इन नोटों से मुझे पता चला कि पारिवारिक नॉर्थहम्प्टशायर के एक्टन गांव में रहता था 300 वर्षों तक, और कितना अधिक समय तक वह नहीं जानता था। शायद उस समय से जब फ्रैंकलिन का नाम वह पहले लोगों के एक आदेश का नाम था, उनके द्वारा एक उपनाम के रूप में ग्रहण किया गया था, जब अन्य लोगों ने पूरे राज्य में उपनाम लिया था। लगभग 30 एकड़ के फ्री होल्ड पर स्मिथ के व्यवसाय द्वारा सहायता प्राप्त, जो उनके समय तक परिवार में जारी रहा था, सबसे बड़े बेटे को हमेशा उस व्यवसाय के लिए पाला जाता था। एक रिवाज जिसका वह और मेरे पिता ने अपने ज्येष्ठ पुत्रों के संबंध में पालन किया। जब मैंने एक्टन में रजिस्ट्रारों की खोज की तो मुझे उन जन्मों, विवाह, दफन का लेखा जोखा मिला। उस पल्ली के पहले किसी भी समय कोई रजिस्टर नहीं रखा गया था। उस रजिस्टर से मुझे पता चला कि मैं 5 पीढ़ियों पहले सबसे छोटे बेटे का सबसे छोटा बेटा था। मेरे दादा थॉमस एक्टन में तब तक रहे जब तक कि वह लंबे समय तक व्यवसाय का पालन करने के लिए बूढ़े नहीं हो गए। जब वे अपने बेटे जॉन के साथ रहने के लिए चले गए, जो ऑक्सफोर्डशायर के बानबरी में एक डायर था, जिसके साथ मेरे पिता ने एक प्रशिक्षुता की सेवा की थी, वहाँ मेरे दादा मर गए और दफन हो गए। उनका सबसे बड़ा बेटा थॉमस एक्टन के घर में रहता था और इसे अपने इकलौते बच्चे, एक बेटी के लिए ज़मीन के साथ छोड़ दिया, जिसने अपने पति वेलिंगबोरो के एक फिशर के साथ इसे मिस्टर ईस्टेड को बेच दिया। अब वहाँ जागीर के स्वामी मेरे दादाजी के 4 बेटे थे, जो बड़े हुए, अर्थात थॉमस, जॉन, बेंजामिन और एशिया। मैं आपको अपने कागजात से इतनी दूरी पर उनका क्या हिसाब दे सकता हूँ, और अगर ये मेरी अनुपस्थिति में खो गए नहीं होंगे तो आप उनमें से कई विवरण पाएंगे। थॉमस, जॉन, बेंजामिन, यशशः। मैं आपको अपने कागजात से इतनी दूरी पर उनका क्या हिसाब दे सकता हूँ। थॉमस अपने पिता के अधीन एक लोहार पैदा हुआ था, लेकिन एक एक्सवायर पामर, जो उस पल्ली के प्रमुख सज्जन थे,
ने सरलता से और सीखने में प्रोत्साहित किया, जैसा कि मेरे सभी भाई थे। उन्होंने खुद को स्क्रीपर के व्यवसाय के लिए योग्य बनाया। काउंटी में एक काफ़ी आदमी बन गया। काउंटी या नॉर्थम्पटन के शहर और अपने गांव के लिए सभी सार्वजनिक उत्साही उपक्रमों का मुख्य प्रस्तावक था, जिसमें से कई उदाहरण उससे संबंधित थे और तत्कालीन लॉर्ड हैलिफैक्स द्वारा बहुत कुछ नोटिस किया गया और उनका संरक्षण किया गया। 1702 6 जनवरी पुरानी शैली में उनकी मृत्यु हुई मेरे पैदा होने के ठीक 4 साल पहले या एक दिन पहले। मुझे याद है कि एक्टन के कुछ पुराने लोगों से हमें उनके जीवन और चरित्र के बारे में जो जानकारी मिली, उसने आपको कुछ असाधारण के रूप में प्रभावित किया। इसकी समानता से जो आप मेरे बारे में जानते थे। यदि वह उसी दिन मर गया होता, आपने कहा हो सकता है कि किसी का स्थानांतरण हुआ हो। जॉन एक डायर पैदा हुआ था। मैं ऊनी कपड़ों के बारे में विश्वास करता हूँ। बेंजामिन एक रेशम डायर पैदा हुआ था जो लंदन में एक शिक्षुता की सेवा कर रहा था। वह एक चतुर व्यक्ति था। मुझे वह अच्छी तरह याद है क्योंकि जब मैं छोटा था तो वह बोस्टन में मेरे पिता के पास आया और कुछ साल हमारे साथ घर में रहा। वह एक महान उम्र तक जीवित रहे। उनके पोते सैमुअल फ्रैंकलिन अब बोस्टन में रहते हैं। उन्होंने अपने पीछे अपनी कविता के 2 क्वार्टों खंडों MS छोड़ दिया, जिसमें उनके मित्रों और संबंधों को संबोधित कुछ सामयिक अंश शामिल थे, जिनमें से निम्नलिखित हैं जो मुझे भेजे गए थे। एक नमूना है। उन्होंने एक शॉर्ट हैंड बनाया था जो उन्होंने मुझे सिखाया था, लेकिन इसका अभ्यास कभी नहीं किया। अब मैं इसे भूल गया हूँ। इस अंकल के नाम पर मेरा नाम रखा गया था। उनके और मेरे पिता के बीच एक विशेष स्नेह था। वह बहुत पवित्र था। सबसे अच्छे प्रचारकों के उपदेशों का एक बड़ा प्रचारक था, जिसे उन्होंने अपने शॉर्ट हैंड में लिया था और उनके पास उनके कई खंड थे। वह एक राजनीतिज्ञ भी थे, बहुत ज़्यादा, शायद अपने स्टेशनों के लिए। मेरे हाथों में हाल ही में लंदन में 1641 और 1717 तक सार्वजनिक मामलों से संबंधित सभी प्रमुख पैम्फलेटों का एक संग्रह था। संख्या से प्रतीत होता है कि कई खंड वांछित हैं, लेकिन फोलियो में अभी भी 8 खंड हैं और क्वार्टरों और ऑक्टावो में 24 हैं। पुरानी किताबों का एक व्यापारी उनसे मिला और कभी कभी उसे खरीदकर मुझे जानकर वह उन्हें मेरे पास ले आया। ऐसा लगता है कि मेरे चाचा ने उन्हें यहाँ छोड़ दिया गया होगा जब वे अमेरिका में गए थे, जो लगभग 50 साल बाद था। हाशिए पर उनके कई नोट हैं। हमारा यह अस्पष्ट परिवार सुधार की शुरुआत में था और क्वीन मैरी के शासनकाल के दौरान प्रोटेस्टेंट जारी रहा, जब वे कभी कभी पोपरी के खिलाफ अपने उत्साह के कारण परेशानी के खतरे में थे। उनके पास एक अंग्रेजी बाइबल थी और इसे छुपाने और सुरक्षित रखने के लिए इसे एक संयुक्त स्टूल के कवर के नीचे और भीतर टेप के साथ खोल दिया था। जब मेरे परदादा ने इसे अपने परिवार को पढ़ा तो उन्होंने अपने घुटनों पर संयुक्त मल को ऊपर कर दिया, पत्तियों को फिर टेप के नीचे घुमाया। बच्चों में से एक दरवाजे पर खड़ा होकर नोटिस देने के लिए खड़ा था कि क्या उसने प्रेत को आते हुए देखा, जो अत्याधुनिक दरबार का एक अधिकारी था। उस स्थिति में स्टूल को फिर से उसके पैरों पर नीचे कर दिया गया, जब बाइबल पहले की तरह उसके नीचे छिपी रही। यह किस्सा मैंने अपने चाचा बिन्यामीन से लिया था। नॉर्थहम्पटनशायर में बेंजामिन और यशीशा ने उनका पालन किया और इसलिए उन्होंने अपना सारा जीवन जारी रखा।
परिवार के बाकी सदस्य एपिस्कोपल चर्च के साथ रहे। यशिशा मेरे पिता ने युवा से शादी की और अपनी पत्नी को 3 बच्चों के साथ न्यू इंग्लैंड ले गए और अक्सर परेशानी होने के कारण अपने परिचितों के कुछ बड़े लोगों को उस देश में जाने के लिए प्रेरित किया और वह था उनके साथ वहां जाने के लिए प्रबल हुए, जहां वे स्वतंत्रता के साथ अपने धर्म के तरीकों का आनंद लेने की उम्मीद करते थे। उसी पत्नी के से उसे 4 और बच्चे हुए और दूसरी पत्नी के 17 में 10 और बच्चे पैदा हुए। उनमें से मुझे उसकी मेज पर एक समय में 13 बच्चे बैठे देखे याद हैं, जो बड़े होकर पुरुष और महिला बने और विवाहित थे। मैं सबसे छोटा था और सबसे छोटा बच्चा, लेकिन 2 और बोस्टन न्यू इंग्लैंड में पैदा हुआ था। मेरी माँ दूसरी पत्नी पीटर फोल्गर की बेटी अबिया फोल्गर थी, जो न्यू इंग्लैंड के पहले बसने वालों में से एक थी, जिसका सम्मानजनक उल्लेख कॉटन माथेर द्वारा किया गया है। उस देश के अपने चर्च इतिहास में जिसका शीर्ष मैग्नलिया क्रिस्टली अमेरिकाना है। एक ईश्वरीय विद्वान अंग्रेज के रूप में, अगर मुझे शब्द ठीक से याद हैं, मैंने सुना है कि उन्होंने कभी कभार छोटी छोटी रचनाएं लिखी, लेकिन उनमें से केवल एक ही छपी थी, जिसे मैंने अब कई सालों से देखा है। यह 1675 में लिखा गया था। उसके घर काता कविता के समय और उन लोगों को संबोधित किया जो वहाँ की सरकार में संबंधित थे। यह अंतरात्मा की स्वतंत्रता के पक्ष में था और बैप्टिस्ट, क्वेकर और अन्य संपादकों की ओर से, जो भारतीय युद्धों और अन्य संकटों का वर्णन करते हुए उत्पीड़न के अधीन थे जो देश पर गिर गया था, उस उत्पीड़न के लिए, इतने जघन्य अपराध को दंडित करने के लिए भगवान के इतने सारे निर्णय और उन अनैतिक कानूनों को निरस्त करने के लिए संपूर्ण मुझे सभ्य सादगी और मर्दाना स्वतंत्रता के एक अच्छे सौदे के साथ लिखा हुआ प्रतीत होता है। 6 समापन पंक्तियों मुझे याद हैं, हालांकि मैं पहले 2 छंदों को भूल गया हूँ, परंतु उनका अभिप्राय यह था कि उसकी निंदा सद्भावना से की गई थी और इसलिए वह लेखक के रूप में जाना जाएगा। क्योंकि एक पारिवारिक होने के लिए वह कहते हैं, मैं इसे अपने दिल से नफरत करता हूँ। शेरबर्न शहर से, जहाँ अब मैं रहता हूँ, मेरा नाम मैं यहाँ रखता हूँ बिना अपराध के। अपने असली दोस्त यह पीटर फोलिगियर हैं। मेरे बड़े भाई सभी अलग अलग ट्रेडों में शिक्षु थे। मुझे 8 साल की उम्र में व्याकरण विद्यालय में डाल दिया गया था। मेरे पिता ने मुझे दशमांश के रूप में समर्पित करने का इरादा किया था उनके बेटों को चर्च की सेवा में। पढ़ना सीखने में मेरी प्रारंभिक तत्परता जो बहुत पहले रही होगी, जैसा कि मुझे याद नहीं है कि मैं कब पढ़ नहीं सकता था, और उनके सभी दोस्तों की राय कि मुझे निश्चित रूप से एक अच्छा विद्वान बनाना चाहिए ने उन्हें इस उद्देश्य में प्रोत्साहित किया। मेरे चाचा बेंजामिन ने भी इसे स्वीकार कर लिया और मुझे अपने सभी छोटे छोटे उपदेशों का प्रस्ताव दिया। मुझे लगता है कि अगर मैं उनके चरित्र को सीखूंगा तो मुझे एक स्टॉक के रूप में स्थापित करना होगा। हालांकि मैंने व्याकरण विद्यालय में 1 वर्ष भी जारी रखा। हालांकि उस समय मैं उस वर्ष की कक्षा के मध्य से धीरे धीरे ऊपर उठकर इसका प्रमुख बन गया था और इसके ऊपर की अगली कक्षा में हटा दिया गया था, वर्ष के अंत में उसके साथ तीसरे स्थान पर जाने के लिए।
लेकिन मेरे पिता इस बीच एक कॉलेज की शिक्षा में के खर्च की दृष्टि से, जिसका इतना बड़ा परिवार होने के कारण वह अच्छी तरह से वहन नहीं कर सकता था, और इतने शिक्षित लोगों के रहने का मतलब बाद में प्राप्त करने में सक्षम था। ऐसे कारण जो उन्होंने अपने मेरी सुनवाई में दोस्तों ने अपना पहला इरादा बदल दिया। मुझे व्याकरण विद्यालय से ले लिया और मुझे लेखन और अंकगणित के लिए एक स्कूल में भेज दिया, जो कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति श्री जॉर्ज ब्राउनेल द्वारा रखा गया था, जो आमतौर पर अपने पेशे में बहुत सफल थे, और वह हल्के उत्साहजनक तरीके से उनके अधीन मैंने बहुत जल्द निष्पक्ष लेखन प्राप्त कर लिया। लेकिन मैं अंकगणित में असफल रहा और उसमें कोई प्रगति नहीं हुई। 10 साल की उम्र में मुझे अपने पिता की उनके व्यवसाय में सहायता करने के लिए घर ले जाया गया, जो कि एक लोंगो चांडलर और सोप बॉयलर का था। एक व्यवसाय के लिए पैदा नहीं हुआ था, लेकिन न्यू इंग्लैंड में आने पर यह मान लिया गया था और अपने रंगाई व्यापार को खोजने पर उसके परिवार को बनाए नहीं रखा जाएगा, कम अनुरोध में। तदनुसार मुझे मोमबत्तियों के लिए बाती काटने, डीपिंग मोल्ड और कास्ट मोमबत्तियों के लिए मोल्ड भरने और दुकान में जाने, कामों में जाने आदि में लगाया गया था। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन, अध्याय 1 का दूसरा भाग। मैं व्यापार को नापसंद करता था और समुद्र के लिए एक मजबूत झुकाव था, लेकिन मेरे पिता ने इसके खिलाफ घोषित किया। हालांकि पानी के पास रहते हुए मैं इसके बारे में बहुत कुछ जानता था। मैंने जल्दी तैरना और नावों का प्रबंधन करना सीख लिया, और जब अन्य लड़कों के साथ नाव या डोंगी में मुझे आमतौर पर शासन करने की अनुमति दी जाती थी, विशेष रूप से किसी भी कठिनाई के मामले में और अन्य अवसरों पर, मैं आमतौर पर लड़कों के बीच एक नेता था और कभी कभी उन्हें स्कैप में ले जाता था, जिनमें से मैं एक उदाहरण का उल्लेख करूंगा, क्योंकि यह एक प्रारंभिक प्रोजेक्टिंग सार्वजनिक भावना को दर्शाता है जिसे तब उचित रूप से संचालित नहीं किया गया था। मिल तालाब के उस हिस्से को घेरने वाला एक नमक मार्श था, जिसके किनारे पर ऊंचे पानी पर हम खनिकों के लिए मछली पकड़ने के लिए खड़े होते थे। बहुत रौंदकर हमने इसे एक दलदल बना दिया था। मेरा प्रस्ताव वहाँ एक घाट बनाने का था जिस पर हम खड़े हो सकें, और मैंने अपने साथियों को पत्थरों का एक बड़ा ढेर दिखाया जो दलदल के पास एक नए घर के लिए बनाया गया था और जो हमारे उद्देश्य के लिए बहुत उपयुक्त होगा। तदनुसार शाम को जब कामगार चले गए थे, मैंने अपने कई साथियों को इकट्ठा किया और उनके साथ इतने इमेट्स की तरह लगन से काम करते हुए कभी कभी 2 या 3 पत्थर तक हम उन सभी को दूर ले गए और अपना छोटा घाट बनाया। अगली सुबह हमारे घाट में मिले पत्थरों के गायब होने पर कामगार हैरान रह गए। हटाने के बाद पूछताछ की गई, हमें खोजा गया और इसकी शिकायत की गई। हम में से बहुतों को हमारे पिताओं ने सुधारा, तथा मुझे लगता है कि आप उसके व्यक्ति और चरित्र के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। उनके पास शरीर का एक उत्कृष्ट संविधान था, मध्यम कद का था, लेकिन अच्छी तरह से सेट था और बहुत मजबूत था। वह सरल था, सुंदर रूप से आकर्षित कर सकता था, संगीत में थोड़ा कुशल था और एक स्पष्ट मनभावन आवाज़ थी, ताकि जब वह अपने वायलिन पर भजन की धुन बजाए और बीटल गाए, जैसा कि वह कभी कभी दिन के कारोबार के बाद शाम को करता था, समाप्त हो गया था। यह सुनकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। उनके पास एक यांत्रिक प्रतिभा भी थी और अवसर पर अन्य व्यापारियों के औजारों के उपयोग में बहुत उपयोगी थे, लेकिन उनकी महान उत्कृष्टता निजी और सार्वजनिक दोनों मामलों में, विवेकपूर्ण मामलों में एक अच्छी समझ और ठोस निर्णय में नहीं थी।
उत्तरार्ध में वास्तव में वह कभी भी नियोजित नहीं था। उसे शिक्षित करने के लिए कई परिवार और उसकी परिस्थितियां की तंगी उसे अपने व्यापार के करीब रखती थी। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि उनके पास अक्सर प्रमुख लोग आते थे जिन्होंने शहर या चर्च के मामले में उनकी राय के लिए उनसे सलाह ली थी और उनके फैसले और सलाह के लिए बहुत सम्मान दिखाया था। उनसे भी बहुत सलाह ली गई थी। मेरी माँ का भी उत्कृष्ट संविधान था। उसने अपने सभी 10 बच्चों को दूध पिलाया। मैं कभी नहीं जानता था कि मेरे पिता या माँ को कोई बीमारी है, लेकिन वे जिस बीमारी में मर गए वह 89 साल की थी और वह 85 साल का था। वे बोस्टन में 1 साल साथ दफनाए गए थे, जहाँ मैंने कुछ साल बाद उनकी कब्र पर एक संगमरमर रखा था। मैं अपने जुझारू खेल कूद से अपने आप को बूढ़ा महसूस करता हूँ। मुझे और अधिक व्यवस्थित तरीके से लिखना होगा, लेकिन कोई निजी कंपनी के लिए सार्वजनिक गेंद के रूप में नहीं पहनता है। लौटने के लिए मैंने इस प्रकार अपने पिता के व्यवसाय में 2 साल तक काम किया, यानी जब तक मैं 12 साल का नहीं हो गया। मेरा भाई जॉन, जो उस व्यवसाय के लिए पैदा हुआ था, मेरे पिता को छोड़कर शादी कर ली और खुद के लिए रोड आयरलैंड में स्थापित हो गया। वहाँ सभी उपस्थिति थी कि मैं उसकी जगह की आपूर्ति करने के लिए नियत था और एक लंबा चांडलर बन गया। लेकिन व्यापार के लिए मेरी नापसंदगी, मेरे पिता इस आशंका में थे कि अगर उन्हें मेरे लिए एक और अधिक अनुकूल नहीं मिला तो मैं अपने बेटे योशिशाय के रूप में अपने महान क्रोध के लिए अलग हो जाऊंगा और समुद्र में जाऊंगा। इसलिए वह कभी कभी मुझे अपने साथ चलने के लिए ले जाता था और उनके साथ काम करने के लिए जुड़ने वाले, ईंट बनाने वाले, टर्नर, ब्रेजियर आदि देखता था, ताकि वह मेरे झुकाव का निरीक्षण कर सकें और इसे ज़मीन पर किसी व्यापार या अन्य पर ठीक करके का प्रयास करने के लिए और प्रयास करें। तब से मुझे यह देखकर खुशी हुई कि अच्छे काम करने वाले अपने औजारों को संभालते हैं और यह मेरे लिए उपयोगी रहा है। इसके द्वारा इतना कुछ सीखा है कि मैं अपने घर में छोटे काम करने में सक्षम हूँ। जब एक कार्यकर्ता आसानी से नहीं मिल सकता है और मेरे प्रयोगों के लिए छोटी मशीनों का निर्माण करने के लिए जबकि बनाने का इरादा है, मेरे दिमाग में प्रयोग ताज़ा और गर्म था। मेरे पिता ने आखिरकार कटहल के व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया और मेरे चाचा बेंजामिन के बेटे सैमुअल, जो लंदन में उस व्यवसाय के लिए पैदा हुए थे, उस समय बोस्टन में स्थापित होने के कारण मुझे पसंद करने पर कुछ समय उनके साथ रहने के लिए भेजा गया था। लेकिन उनकी फ़ीस की उम्मीद से मेरे पिता को नाराज़ करके मुझे फिर से घर ले जाया गया। मेरे पिता ने आखिरकार कटहल के व्यापार पर ध्यान दिया। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।